क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया हो, सारे फॉर्मूले रट लिए हों, है ना, और सारे फॉर्मूलेज को कलर कोडेड भी कर दिए हो, वही झिलमिल सितारों का आंगन होगा, लेकिन जैसे ही आप मॉक टेस्ट देने गए या जैसे ही आप एक्चुअल एग्जाम देने जाते हो, भले वो आपने मॉक टेस्ट ही क्यों ना दिया हो या प्रैक्टिस टेस्ट ही क्यों नहीं अटेम्प्ट किया हो, आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है या फिर कैलकुलेशन में फंस जाते हो। मतलब कैलकुलेशन, आपको फॉर्मूला पता है, आपको ये भी पता है वैल्यूज कब कौन सी कहाँ रखनी है, लेकिन जैसे ही आपने फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन किया तो आपका आंसर आया 2.5 और ऑप्शन है 0.25। बोलिए ध्यान से, ऐसा होता है? आपने गौर किया होगा, आई एम श्योर कि आप में से कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आप सॉल्व कर रहे हो 2.5 पर आंसर जो आ रहा है, मतलब जो दिया गया है, वो है 0.25। तो बेटा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दिमाग को मारो, बोलो अरे मेरे तो दिमाग ही खराब है, मैं तो हुई डफर। नहीं बेटा, प्रॉब्लम आपके दिमाग की नहीं है, प्रॉब्लम आपके रिवीजन टेक्निक की है। आप रिवीजन ही गलत तरीके से कर रहे हो और इसी वजह से आप इतना पढ़ने के बावजूद भी एक्चुअल जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आपको फिजिकल में मुझे पता है बहुत से बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना, और इसका बच्चे बहाना क्या बनाते हैं, एक्सक्यूज क्या लेते हैं, हमारा 10+2 में तो बायोलॉजी था, हमारा मैथ्स है नहीं। तो बेटा मैथ्स जिनका था ना वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाते। तो पहली तो चीज़ ये ध्यान रखना कि जिनका 10+2 में मैथ्स है ना उनके भी यही हालत है। तो सबसे पहले बाहरी चीज को ब्लेम करना बंद करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लो और सोचो कि हम क्या गलत कर रहे हैं जिस वजह से हमें फिजिकल के क्वेश्चंस पता होते हुए भी हम कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट रिवीजन टेक्निक बताने वाला हूं, जिसको अगर आप अच्छे से फॉलो कर लोगे तो आपके मार्क्स 30 से 40% फिजिकल केमिस्ट्री में ऑटोमेटिकली जंप कर जाएंगे। और जी हाँ, मैं यहाँ पे कोई ऐसे झूठे दावे नहीं कर रहा, मैं कुछ फालतू फेकोलॉजी टेक्निक नहीं बता रहा, मैं प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक आपको ऐसे बताऊंगा, कुछ तरीके, कुछ मेथड्स और कहाँ आप गलती करते हो वो बताऊंगा, जिससे आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली जंप कर जाए 30 से 40%। क्योंकि बेटा फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप इसको रटने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली यू आर प्लानिंग टू फेल। और एक बहुत अच्छी कहावत भी है, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। ठीक है, ये बहुत पुरानी कहावत है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आपका जो करंट मेथड है वो फेल क्यों हो रहा है। मतलब इतना पढ़ने के बावजूद भी, इतना रटने के बाद भी, फॉर्मूलेस पता होने के बाद भी आप कॉन्फिडेंस के साथ जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? गलती आपसे कहाँ हो रही है? गलती आपसे इसलिए हो रही है क्योंकि आप क्या करते हो, मैं बताऊँ आप क्या करते हो। आप क्या करोगे, आपने नोट्स खोला, फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला देखा, आपको देख के लगा ये तो हमें आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, थर्मोडायनेमिक्स उठाया, पहला फॉर्मूला देखा पीवी इक्वल टू एनर्जी, और आपने कहा ये फॉर्मूला तो मुझे आता है, और आप ऐसा कह के आगे बढ़ गए। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस टेक्निकल भाषा में। तो सर ये क्या है इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस? बोले सर ये तो बहुत भारी भरकम आपने फेंक दिया। नहीं बेटा, टेक्निकली इसे इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। आसान शब्दों में जानना चाहते हो इसे क्या कहते हैं? आसान शब्दों में इसे कहते हैं कि आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है कि आपको फॉर्मूला आता है। होगा क्या, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले फॉर्मूला, कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दूसरा कब लगाना है, और तीसरा यूनिट्स जो है उस फॉर्मूले में वो सेम होनी चाहिए। एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ होमोजेनिटी। ये हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं फिजिकल तो पहले छोटी छोटी चीजें बताते हैं उनको। क्या होता है भाई, सेम यूनिट्स कैन बी एडेड एंड सेम यूनिट कैन बी सब्सट्रैक्टेड टुगेदर। भाई ऑब्वियसली बात है ना, सेम चीजों को ही तो जोड़ोगे घटाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 घोड़े और 2 गधे टोटल बताओ कितने हुए, तो 6 कह दोगे क्या? तो 6 बोल दोगे? तो क्या बोलोगे, इतने ही तो हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं 4 घोड़े और 2 घोड़े बताओ कितने, तो आप बोल दोगे 6। मतलब सेम चीजों को जोड़ा और घटाया जा सकता है, बहुत छोटी सी चीज है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो 3 चीजों से मिलकर बनता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला कब लगाना है, और उसमें यूनिट्स का क्या इंटर रिलेशन है आपस में। ठीक है, ये बहुत सी चीजें होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सिंपल सा आप इसको रिलेट भी कर पाओगे। आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, आई होप आई एम डैम श्योर आपने सुना होगा। डेल्टा जी बराबर क्या होता है बेटा, डेल्टा एच माइनस टी प्लस। अब आपको डेल्टा एच की वैल्यू दी हो गई होगी, टेम्परेचर दिया गया होगा, डेल्टा एस की वैल्यू भी दी गई होगी, और आपको डेल्टा जी निकालने को बोला होगा, तो फिर भी 60 से 70% इसको बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे या गलत कर देंगे। पता है क्यों? क्योंकि दिखने में ही फॉर्मूला आसान है, मतलब आपको वॉट तो पता है, क्या फॉर्मूला लगाना है ये पता है,
पर कैसे लगाना है, कब लगाना है, ये नहीं पता इसमें आपको। क्यों? और तीसरी चीज जो ध्यान देने वाली बात होती है वो यूनिट। डेल्टा जी और डेल्टा एच की यूनिट होती है किलो जूल पर मोल, और जबकि एंट्रोपी डेल्टा एस की होती है जूल पर केल्विन, जूल्स में होती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो जूल्स को किलो जूल्स में ले जाना पड़ेगा या किलो जूल्स को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमें जल्दी होती है, तो हम डेल्टा एच की वैल्यू रखते हैं, डेल्टा एस की वैल्यू रखते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी हमेशा याद रखो किस में होना चाहिए, केल्विन में। अगर सेल्सियस में दिया है तो उसे हमें केल्विन में ले जाना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें जब आप, और ये कब आप कर पाओगे, जब आपका माइंड ओपन होगा। और लेकिन जब आप जिस तरीके से पढ़ते हो, आप रेक्टिफिकेशन टेक्निक से पढ़ते हो कि आपने फॉर्मूला, आपके नोट्स हैं, फॉर्मूला अच्छा पी इक्वल टू एनआरटी, ओके, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और आप आगे बढ़ गए। आपने ये, आप अपने माइंड से सबसे पहले पूछो कि फॉर्मूला कब नहीं लगाना है, इन फॉर्मूला में क्या यूनिट्स इन्वॉल्व है ना। ये चीजें ऐसे करके कि जब आप पढ़ोगे ना, जब आप बिल्कुल एक्टिवली पढ़ोगे, पैसिवली नहीं, तब बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। अगर आप सिर्फ फॉर्मूले रट रहे हो ये जाने बिना कि इस फॉर्मूले को कब लगाना है, उसमें कौन सी यूनिट इन्वॉल्व है, या उसे कब नहीं लगाना है, तो क्या होगा बेटा, एग्जामिनर आपको एक छोटा सा ट्विस्ट देगा और आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आपने बिल्कुल एक्टिवली समझा है कि यूनिट्स, तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना, फिजिकल तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, क्या फॉर्मूला लगाना है, कब लगाना है, और यूनिट्स का उनमें क्या रिलेशन, इंटर रिलेशन बैठता है, कौन कौन सी यूनिट्स इन्वॉल्व है, वो एक बार हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसीलिए मैं हर बच्चों को, जो मेरे ऑनलाइन के हैं या ऑफलाइन के, उनको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्व, न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो यूनिट के साथ करो। आप भले छोटे से छोटा सवाल ही क्यों ना कर रहे हो, भले आप पीवी टू एनआरटी ही सॉल्व क्यों ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप हर की यूनिट लिखो, ताकि जब आप कैलकुलेट करोगे तो यूनिट आपके सामने होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपको यूनिट में चेंज करना है और कहाँ नहीं करना है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पार्ट में कि अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो थोड़ा सा तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे ही दिया है सोल्यूशन का। अब बिल्कुल स्ट्रेटेजी वाइज हम इसको पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें करना क्या है। इसे हम कहते हैं, मतलब मैंने जो डिवाइस करी स्ट्रेटेजी को, इसे मैं कहता हूँ 3 लेयर स्ट्रेटेजी। मतलब आपको फिजिकल केमिस्ट्री 3 लेयर में पढ़ना है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। सबसे पहले लेयर 1, सबसे पहले, फिर उसके बाद लेयर 2, और फिर उसके बाद लेयर 3। लेयर 1 में क्या आएगा, लेयर 1 में आता है बेटा आपका कंसेप्ट कंसोलिडेशन। मतलब आपको पहले तो उस टॉपिक के कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट पता होना चाहिए। हर टॉपिक पे फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ मेन कोर कंसेप्ट होते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में कोर कंसेप्ट क्या है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये कोर कंसेप्ट है। तो इन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इनका क्या रिलेशन है आपस में, इनसे रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज होते हैं, कब यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, इनमें क्या यूनिट है, ये सारी चीजें आपके एक माइंड में एक मेंटल मूवी चलनी चाहिए बेटा। तो ये होता है कंसेप्ट कंसोलिडेशन लेयर, या फेज 1 भी जैसे हम ये कहते हैं। तो आपको पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट है लेशेटियर प्रिंसिपल, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। तो ये कुछ कुछ कोर कंसेप्ट होते हैं, इसी के आसपास बाकी सारी चीजें डिराइव होती है। अब बाकी सारी चीजें रखने की जरूरत नहीं, अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में लेशेटियर प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ लिया, तो बाकी चीजों से रिलेटेड अगर सवाल आएंगे तो आप उसको कर पाओगे। लेयर 2 क्या होती है, कांस्टेंट ऑफ फार्मूला, या इसे हम कह सकते हैं बेसिकली फार्मूले की औकात। फार्मूले की औकात मतलब क्या, फार्मूले की लिमिटेशन। क्या होता है कि आपको फॉर्मूला तो पता है, फिर उसकी लिमिटेशन नहीं पता, कहाँ वो फॉर्मूला फेल होता है ये नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, बस वो एग्जामिनर आपकी इसी वीक पॉइंट का, इसी वीकनेस का, इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा, और आप सब कुछ पता होते हुए भी फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल को नहीं कर पाओगे। और फिर आप उसके रीजन बनाओगे कि हमारा मैथ्स वीक है, हमको इतना नहीं आता, हमको ये नहीं आता। तो बात वो है ही नहीं बेटा, बात ये है कि आपने उसको सही ढंग से समझा ही नहीं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, एक बार बताओ, आप एक फॉर्मूला जो आइडियल गैस इक्वेशन का है, पी विजिकल टू एनआरटी, कब से पढ़ते आ रहे हो बताओ, आई थिंक 11 से पढ़ते आ रहे हो, पी विजिकल टू एनआरटी। अब मैं आपसे देखो एक चीज पूछता हूँ, आई एम श्योर कि अभी भी अगर मैं सवाल आपसे पूछूंगा 50% ऑफ द स्टूडेंट विल आंसर दिस रॉन्ग। जो चीज हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं, पी विजिकल टू एनआरटी होता है, मुझे बताओ आर की क्या वैल्यू लोगे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला पी विजिकल टू एनआरटी फॉर्मूला है, मेरे पास एक न्यूमेरिकल है जिसको सॉल्व करने के लिए मुझे पी विजिकल टू एनआरटी लगाना है, तो मैं आर की वैल्यू क्या लूंगा, बता सकते हो आप? बोलोगे
बताना क्या है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू एसआई यूनिट में 8.314 जूल होती है। तो अगर हमारे जो बाकी के प्रेशर टेम्परेचर हो वो अगर एसआई यूनिट में दिए गए होंगे तो हम 8.314 लेंगे, और अगर नहीं दिया होगा तो कैलोरी में लेंगे, 2 कैलोरी में। फिर अच्छा बेटा एक यूनिट भी तो होती है 0.0821, फिर वो कब लोगे, है ना। अब यहाँ आ गया कन्फ्यूजन, आ गया कन्फ्यूजन कि नहीं हुआ, हुआ दिमाग में कन्फ्यूजन कि नहीं हुआ। सही सही बताओ, क्या आपको कॉन्फिडेंस से पता है कि आर की यूनिट कब लेनी है। और मैंने तो खैर अपनी क्लास में आर की पूरी एक शीट बनवाई थी, A4 साइज का पेपर भर गया था, 10-12 आर की यूनिट्स लिखवाई थी और कब यूज करनी है ये भी बताई थी। और मैंने सिर्फ 3 बताई थी, बाकी तो बच्चों ने खुद लिखी थी अपनी। कैसे, एक छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है। तो आर की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर की यूनिट पे और वॉल्यूम की यूनिट पे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप पूरा ऐसा ही लोगे तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर फोर्स पर एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है या पास्कल होती है। तो प्रेशर आपको अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है या पास्कल में दिया है। वॉल्यूम, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, बहुत से बच्चों को अभी भी लगता होगा कि लीटर होती है, लीटर नहीं होती बेटा। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होती है। वॉल्यूम के लेंथ ब्रेथ हाइट ही तो है। तो वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में दिया है, प्रेशर अगर पास्कल में दिया है, तो आप आर की वैल्यू लोगे 8.314। लेकिन सोचो प्रेशर अगर आपको एटीएम में दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम किस में दिया है, लीटर में, तो फिर आर की वैल्यू क्या लोगे बोलो। तो उस केस में आर की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 0.0821, यूनिट होती है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो आर की वैल्यू 0.0821 लोगे, कब, जब प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में दिया हो। समझ में आ रही है ये चीज। अच्छा मुझे बताओ, प्रेशर की एक यूनिट तो MMHg भी होती है। अगर MMHg में दी होगी तो क्या लोगे, सोचो सोचो क्या लोगे। प्रेशर की तो बेटा बहुत सी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट तो बार भी होती है। तो अगर बार में ले लिया तो क्या लोगे, सेंटीमीटर Hg में ले लिया तो क्या लोगे, जूल्स की जगह कैलोरी में ले लिया तो क्या करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो अगर आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता है कि आर की वैल्यू कब लेनी है और क्या लेनी है, तो आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको देखिए फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आएगी, तो अब अपने है ना, मैं अलग से एक पूरा का पूरा 1 घंटे का लेक्चर होता है जिसमें मैं सिर्फ आर की वैल्यू पे ही डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना क्या है कि थ्योरी से ज़्यादा ना उसके एप्लीकेशन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, आपको समझ में आया। तो लेयर 1 क्या है, पहले तो आपको पूरा कंसेप्ट पता हो कि यार कौन से टॉपिक का है ये। जब आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री का एक सवाल आए तो आपके दिमाग में सबसे पहले लेयर 1 आनी चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला प्रश्न किस कंसेप्ट पे आधारित है, कौन सा कंसेप्ट लग रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ। दूसरा लेयर, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसकी यूनिट आपस में कैसे रिलेटेड है, कौन सी यूनिट होगी, यूनिट के साथ ही करना। ठीक है। और तीसरी चीज अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेयर 3, यूनिट मैनिपुलेशन। खैर इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ये भी मैंने बातों बातों में, क्या होता है ना, फ्लो फ्लो में मैं बातें करते रहता हूँ। ये मैंने आपको एक्चुअली लेयर 3 बता दी थी, यूनिट मैनिपुलेशन, यूनिट को इंटर कन्वर्ट आपस में करना आना चाहिए। 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए, डेल्टा जी का, क्योंकि एंट्रोपिक यूनिट जूल में होगी डेल्टा जी की, और डेल्टा एच की किलो जूल में होगी। पीवी इक्वल टू एनर्जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए अब से आप एक अपना धर्म बना लो, एक नियम बना लो, क्या, कि जब भी फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल करोगे तो यूनिट के साथ करोगे, वरना नहीं करोगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टॉपर्स टेक्निक, टॉपर्स 2, कि टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं जिससे उनके मार्क्स नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट से बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए, फॉर्मूले की शीट्स तो आपने भी बनाई होगी, आपने सारी यूनिट्स की एक जगह फॉर्मूले भी इकट्ठे किए होंगे, फॉर्मूले की शीट्स आपकी भी होगी, लेकिन वो बहुत बोरिंग है। हम इसको क्या बनाएंगे, उसको अपडेटेड वर्जन बनाएंगे, फॉर्मूला शीट 2.0। ठीक है, क्या करना है इसमें, आप वही शीट को आपको एक अलग पेज में अलग फिर से बनाना है, लेकिन अब इस बार हम अपडेटेड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम उसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे, 3 कॉलम में। पहला कॉलम में क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी चीज लिखेंगे वेरिएबल, मतलब उसमें कौन कौन से वेरिएबल है, जैसे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस होता है। वेरिएबल क्या क्या है, जी है, एच है और एस है। टेम्परेचर जनरली कॉन्स्टेंट रहता है। तीसरे कॉलम में क्या लिखेंगे, तीसरे कॉलम में आपको लिखना है कि एग्जामिनर आपको कहाँ फंसा सकता है। ये लिखना है आपको कॉलम में, एग्जामिनर आपको कहाँ फंसा सकता है। सोचो जरा, कहाँ फंसा सकता है एग्जामिनर आपको। वो आपको टेम्परेचर चेंज करके दे सकता है, वो आपको यूनिट में फंसा सकता है। तो ये चीजें आप सोचना। तो जब भी हर फॉर्मूला लिखो तो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। पहला फॉर्मूला लिखना, फिर किस किस पे वो फॉर्मूला, मतलब किस किस वेरिएबल, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर।
एन और आर तो कांस्टेंट है। यहाँ आपको एग्जामिनर कहाँ फंसाएगा, आर की यूनिट में। तो अब लिखो कि आर की यूनिट कब लेनी है, कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है, उसके लिए पढ़ा होना ऑब्वियसली बात जरूरी है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो इस तरीके से आपको अपनी एक रिवाइज्ड अपडेटेड 2.0 फॉर्मूला शीट बनानी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस कर लिया। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि आपकी करंट टेक्निक क्यों फेल हो रही है, क्या करना चाहिए, कहाँ गलती होती है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब बात आते हैं ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट में। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा था कि सबसे पहले हमने देखा गलती कहाँ हुई। पहले हम ये तो पहचाने कि पहले तो आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि आपसे गलती हो रही है। पहले तो वही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मन में आ रहा हमसे गलती नहीं हो रही, हमसे गलती होगी, 2 साल ड्रॉप लेके बैठे हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है, सारे फॉर्मूले याद है, हमसे गलती हो ही नहीं सकती, तो बेटा फिर ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, वो छोड़ दो। आपको अगर ये एहसास है कि नहीं यार हमसे कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है आपको पता नहीं, पर आपको फीलिंग आ रहा है कि यार नहीं हमसे गलती हो रही है, इस बात का एहसास ही सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आप सक्सेसफुल होने की राह पे चल पड़े। ठीक है, तो पहली चीज तो ये एहसास हो। दूसरी चीज आप आइडेंटिफाई करो बेटा गलती कहाँ हो रही है। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैंने आपको बताया गलती कहाँ हो रही है। इल्यूजन ऑफ इनकॉम्पिटेंस, आपको ब्रेन ही आपको बेवकूफ बनाता है। क्यों, आप पढ़ते ही ऐसे हो कि आपने फॉर्मूला देखा, आगे बढ़ गए, आपको लगा यार ये तो आता है, ब्रेन में आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको आता होता कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है। पता होने का मतलब ये नहीं है कि आपको आता हो। ठीक है, बोलोगे सर अरे कहना क्या चाहते हो। अगर हमें कोई चीज़ पता है तो इसका मतलब हमें आती है तभी तो पता है। नहीं बेटा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बहुत रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। जितने बच्चे ये मेरे वीडियो दे रहे हैं, आप खुद ही आप बताओ, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कितने लोगों को चाय बनाने की विधि आती है। चाय बनाने की विधि आती, कैसे चाय बनती है, हाथ उठाओ। अरे वर्चुअली उठा लो यार। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चला, अरे हमें पता चल रहा है, आप उठा, बताइए किस किस को आती है। तो आई एम श्योर सभी लोगों ने हाथ उठाया होगा। अब मैं आपसे पूछूं बताओ कैसे बनाते हैं। तो आप बोलोगे यार बनाते कैसे, सबसे पहले क्या लेंगे, पानी लेंगे, फिर उसमें चाय पत्ती डालेंगे, शक्कर डालेंगे, थोड़ी बहुत अदरक वगैरह टेस्ट वगैरह के लिए डाल दिया, फिर दूध डालेंगे, उबालेंगे, छान लेंगे। यही एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। बोलोगे नहीं, तो बोलोगे सर इससे कहना क्या चाह रहे हो। कहना बेटा मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने आपसे क्या पूछा, चाय बनाना कितनों को आता है, तो आपने सबने हाथ उठाया। अब जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ, अब देखता हूँ कितने लोग हाथ उठाते हैं। चाय बनाना तो सबको अच्छे से आता है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कितने लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको कमाल की चाय बनानी आती है। मतलब यार सामने वाला चाय पिए और उसका दिल खुश हो जाए, कमाल चाय बनानी आती है। मतलब और एक बार नहीं, जब भी बनाए वो हमेशा कमाल चाय बनाए, मस्त, मजा आ जाए, दिल खुश हो जाए, ऐसी चाय कितने लोग को आती है। अब ज्यादा हाथ नहीं उठेंगे। तो चाय बनाना तो आती है, लेकिन कमाल की चाय नहीं आती। फिजिकल के फॉर्मूले तो आते हैं, लगाना नहीं आता, एग्जीक्यूट करना नहीं आता, सामने वाला अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे तो उसको हैंडल करना नहीं आता। ये प्रॉब्लम है आपकी, ये गलती है। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि आपका फाउंडेशन वीक है। आपने चीजें समझी नहीं, आपने सिर्फ चीजें रटी हैं। समझ में आ रहा है ये। तो जानने में और आने में फर्क है। पता होने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में जब ये आएगा तब आप कर भी लोगे। समझ में आया। पता होने का ये मतलब कतई नहीं है कि एग्जाम में जब आएगा तो आप इसको सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो एक रियलिटी चेक था ये आपके लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अब हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, 3 फेज डिस्कस कर लिए, किस तरीके हमने एक अपडेटेड 2.0 शीट्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं, इतना जब आप कर लोगे अब हम फेज 4 पे आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन पार्ट। ऑप्टिमाइजेशन मतलब अब जब हमको इतनी चीजें क्लियर हो चुकी है, हमने इतनी चीजों पे वर्क कर लिया, उसके बाद ही फेज 4 पे आना बेटा। कहीं भी अगर लैग कर रहे हो, कहीं भी कोई चीज क्लियर नहीं, तो पहले इसको अच्छे से मजबूत करो, तभी फेज 4 पे आएंगे। फेज 4 ऑप्टिमाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। स्पीड कैसे बढ़ेगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप जैसे नेट का एग्जाम दे रहे हो, गेट का दे रहे हो, आईआईटी का दे रहे हो, जे का दे रहे हो, तो कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आप नेशनल लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, जैसे नेट का दे रहे हो, गेट का दे रहे हो, आईआईटी जैम दे रहे हो, ठीक है, तो इनमें कैलकुलेटर्स क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। और बच्चों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि यार कैलकुलेटर अलाउड है तो अब तो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी होंगे। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। कैलकुलेटर का होना एक्चुअली आपकी स्पीड को बेटा क्या कर देता है, कम कर देता है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और बच्चों के एक्सपीरियंस से जो वो हमें बताते हैं उससे बोल रहा हूँ। आपके पास अगर कैलकुलेटर की सुविधा है, तो अगर आप हर कैलकुलेशन में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये आपकी स्पीड बढ़ा नहीं रहा, ये आपकी स्पीड घटा दे रहा है। यार अब एक बात बताओ, मान लीजिए कोई एक ऐसा कैलकुलेशन है, 300 डिवाइडेड बाई 100,
मान लीजिए 300 डिवाइड बाई 100 कितना आता है, 3 आता है। अब इसके लिए भी अगर तुम कैलकुलेटर इस्तेमाल करोगे, 300 डिवाइड बाई का साइन 100 करोगे, तो क्या लग रहा है, स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है? तो बहुत छोटा सा, मैंने टुच्चा सा एग्जाम्पल दिया, पर एक बात बता रहा हूँ मैं, है ना। तो कब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना, तो मेरी सलाह मानो तो 80% ऑफ द टाइम कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए और नहीं पड़ती। कब पड़ती है? पड़ेगी केवल दो ही कंडीशन में, जब आपको ई की पावर कुछ कैलकुलेट करनी हो, जहाँ एनईटी टाइप का सवाल हो, खासकर गेट का हो गया सवाल, आपका आईआईटी जैम का हो गया एनईटी सवाल, उसमें जरूरत पड़ेगी। या फिर लॉग की कुछ टेढ़ी मेढ़ी वैल्यूज निकालनी हो, 1.6 जहाँ एंटी लॉग वगैरह लगता हो, है ना। और तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन, इनवर्स फंक्शन में कॉस इनवर्स निकालना हो, टैन इनवर्स निकालना हो, एंगल्स निकालने हो उसमें। इसके अलावा कैलकुलेटर की जरूरत तो बेटा आपको पढ़नी ही नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर बहुत लंबे लेंदी कैलकुलेशन, जैसे कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में एक फॉर्मूला होता है n2/n1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी। तो जब आप ई की पावर में डेल्टा ई लिखोगे, एनर्जी का डिफरेंस लिखोगे, के टी लिखोगे, है ना, ये सारी की सारी चीजें लिखोगे, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो फिर वहां पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सिंपल कैलकुलेशन में जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी होती जो हैक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, समय की पाबंदी की वजह से सारे हैक तो नहीं बता सकता ना। वो तो जब हम कोर्स बताते हैं तो बच्चों को बाय डिफॉल्ट भी मेरा धर्म फर्ज समझता हूँ कि मैं हर वो चीज़ बताऊँ जो मुझे पता है। तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मैं नॉर्मली अपने बच्चों को भी बताता हूँ। आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ काम कर सकते हो। कैसे? थर्मोडायनामिक्स में पीवी इक्वल टू एनआरटी से बहुत बार आपका पाला पड़ेगा, और आर की वैल्यू जब भी आप 0.0821 लोगे, अभी से कब लोगे ना, ये अलग डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन जब आप आर की वैल्यू 0.0821 ले रहे हो, तो क्या करो, क्या मैं 0.08 को 1/12 लिख सकता हूँ? बेटा क्या होता है ना कि नेट का एग्जाम हो गया, गेट का हो गया, जैम का, आईआईटी जैम का हो गया, एमपीपीएससी के एग्जाम्स हो गए, है ना, इवन आईआईटी के हो गए, जेई के हो गए, नीट के हो गए, इन एग्जाम्स में क्या होता है ना, स्पीड मैटर करती है। थोड़ा सा आपको फास्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो एग्जामिनर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं देगा या बहुत कम देगा जहां एक्चुअली कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो। वो एक छोटा सा कंसेप्ट होगा जो आपको समझना होगा, अगर वो समझिए कैलकुलेशन तुरंत ही वहां आ जाता है। तो कभी कभी क्या होगा, वो वैल्यूज कुछ ऐसी देगा कि वो कट पिट के सब बराबर हो जाए, ठीक है। वो लेकिन पकड़ना आना चाहिए। तो आर की वैल्यू 0.08 ना लिखते हुए आप 1/12 लिख लो, तो हो सकता है ऊपर कोई 12 का मल्टीपल में एक नंबर हो प्रेशर वॉल्यूम का जो कट पिट जाए, कहने का मतलब ये, ठीक है। ऑप्शंस में डिफरेंस ज्यादा है, मान लो एक ऑप्शन 10 है, एक 100 है, एक 150 है, तो आप 0.08 को 0.1 ले सकते हो। जब डिफरेंस बहुत ज्यादा ऑप्शन में, मतलब 10 हो, एक 50 और एक 100, तो जैसे मान लो कोई एक नंबर है 9.8, तो आप अप्रोक्सीमेटली करके उसे 10 कर सकते हो, लेकिन जब डिफरेंस ज्यादा हो। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात आए और क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक तरीका ये है इसमें, तो ये चीज आपको पता होनी है। लॉग बहुत बार इस्तेमाल होता है, तो आपको लॉग की प्रॉपर्टीज अगर इस्तेमाल करना आती तो आप सिर्फ 3 लॉग याद कर लो, log 2, log 3 और log 5। log 2 होता है कितना, 0.301, log 3 होता है 0.477, log 5 कितना होता है 0.66, 0.699, ये याद कर लो। अब आप वो जो सर इसको याद करने के बाद अब किसी ने log 8 पूछ लिया, तो बेटा log 8 को क्या लिख सकते हो, log 2 की पावर 3। log 2 की पावर 3 8 होता है ना, और log n की पावर n क्या होता है, n log m, तो ये हो जाएगा 3 log 2 आपको पता ही है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया। तो ये सारी चीजें आ जाती है, याद केवल कुछ ही चीजें करनी है, तो इसे याद कर लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक फॉर्मूला होता है नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, याद है, 2.303 RT/NF। अब इस पूरे को जब 2.3 को, आर को, टी को और एफ फेरेडे कांस्टेंट को रखोगे, तो सॉल्व करने पर ये आता है 0.059। इसे यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना कहने का मतलब क्या है? ऐसी मेहनत आपको हर के लिए करनी है, तो ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। काइनेटिक्स में तो बेटा मैं खूब शॉर्टकट बताता हूँ कि आपने काइनेटिक्स के क्वेश्चन को, अगर खासकर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल टच करने की भी जरूरत नहीं है, देख के आप बता सकते हो। बट वो ऑप्टिमाइजेशन पार्ट तब होगा ना जब आपको पता तो होगा कि इस कंसेप्ट में पूछा क्या है, कि हमें इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। शॉर्टकट तब काम करेगा, पर ये ऑप्टिमाइजेशन पार्ट है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हो, ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स आप यहाँ पर खुद लिख सकते हो। और फेज 5, आखिरी फेज, इस फेज में क्या करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ गोल्डन प्रैक्टिस फेज, गोल्डन प्रैक्टिस मेथड। देखिए बेटा क्या है, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, अगर आप सिर्फ नोट्स ही पढ़ते रहोगे, आपने अपने नोट्स भले 50 बार पढ़े, उसका कोई यूज नहीं है। आप उस 50 बार पढ़ने की बजाय 5 अच्छे टफ न्यूमेरिकल्स उस पर कर लो,
दैट इज वर्थ मोर देन रीडिंग द 50 पेजेस ऑफ नोट्स। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, बिना प्रैक्टिस शीट सॉल्व किए, बिना पीवाईक्यू सॉल्व किए आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप एग्जाम में न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को हिला भी पाओगे। ठीक है। और मैं जनरली बच्चों को यही बोलता हूँ, जब एग्जाम के 15 दिन 20 दिन बचते हैं ना, और मैं बोलता हूँ उन बच्चों से भी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब पूरे मस्ती मारी, घुमा फिर आराम से, लेकिन अब 15 दिन बाद अंतरात्मा जागी यार नहीं पढ़ना है। तो अगर 15 दिन ही बचे हैं एग्जाम में और सिर्फ एक चीज है जो करनी है, तो मैं बोलता हूँ कि लास्ट 15 दिन में लास्ट 15 साल के क्वेश्चंस कर लो। अगर आप नेट का देने जा रहे हो तो नेट के कर लो, जितना ज्यादा करो। अगर ऐसा नहीं, नेट का हुआ, गेट का हुआ, एमपीपीएससी को, ये सब रिलेटेड होते हैं, इधर का उधर करके पूछते हैं। जब मैं पीवाई को सॉल्व कर रहा था तो मैं बताता भी हूँ, देखो ये नेट का क्वेश्चन पिछले इस साल गेट में पूछा गया था, ये आईआईटी जैम का क्वेश्चन था तो टीआईएफआर में पूछा गया था, ये आईआईटी जेई का क्वेश्चन था जो गेट में पूछा गया था। ये चीजें मैं बताता हूँ बच्चों को। तो अगर सिर्फ आखिरी 15 दिन बचे ना, तो जी जान लग, फिर नोट्स पढ़ने का कोई तुक ही नहीं। अगर आपने पूरे 6 महीने कुछ नहीं पढ़ा तो आप ये सोच लीजिए कि आप 15 दिन में भी कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो बेटर है कि इन 15 दिन को क्या कीजिए, 15 दिन को लेवरेज लीजिए और जितने 15 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सकते हैं उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए। वही आपका बेड़ा पार लगाएंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो ये थे वो 5 टेक्निक्स, ये थी वो 5 स्ट्रेटेजीज जिस पे आप वर्क करके अपने फिजिकल केमिस्ट्री के मार्क्स को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 30 से 40% आप बढ़ा सकते हो, अगर ये स्टेप बाय स्टेप फेज 1 फेज 2 फेज 3 4 5 तक अगर आपने कर लिया। तो कंक्लूजन में लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री टफ नहीं होता, बट ये डिसिप्लिन मांगती है, ये मेहनत मांगती है। डिसिप्लिन का मतलब, अगेन गलत मत ले जाना, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि एक चीज को, देखिए एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिवीजन का मतलब बहुत से बच्चे इसको क्या करते हैं, गलत ले जाते हैं। रिवीजन का मतलब उनको लगता है कि क्या, रटना, एक बार पढ़ लिया अब हम बोले इसको रिवाइज करो, उनको लगता है वो एक ही चीज को बार बार पढ़ो। नहीं बेटा, रिवीजन रटना नहीं है, रिवीजन इज रिफाइनमेंट, रिफाइनिंग। रिवीजन इज नॉट लर्निंग, रीलर्निंग, इट इज रिफाइनिंग। आप उसी चीज को जो पहले पढ़ा है उसको और रिफाइन करते हो और अच्छे से करते हो कि इसको मैं और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। तीसरी बार रिवीजन करते हो, इसको और रिफाइन कर सकते हो, परफेक्शन की तरफ ले जाते हो। ये होता है रिवीजन। अगर आप एक ही चीज पढ़े और उसी को रट रहे हो तो ये रिवीजन थोड़ी ना है, ये तो रट्टाफिकेशन है। जरा सा कुछ एग्जामिनर ने ट्विस्ट दिया, घुमा फिरा दिया, आप घूम जाओगे। ये नहीं, रिवीजन का मतलब रटना नहीं है, रिवीजन का मतलब रिफाइनिंग है। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, ठीक है दोस्त। क्यूरियोसिटी रखो, जब भी कोई फॉर्मूला देखो तो पूछो क्यों, कब यूज करना है इस चीज को। जब भी कोई गलती करो तो पूछो कहाँ गलती हुई, क्या ऐसी चीज की, क्यों गलती कर दी हमने इस चीज को। ठीक है। और इसी चीज को बार बार रिपीटेडली करने का नाम ही रिवीजन है। कि आपने क्वेश्चन किया, गलती की, पूछा कि मैंने कहाँ गलती की, फॉर्मूला लगाया तो मैंने पूछा कि फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, इसमें मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं, दूसरा कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया। इसी चीज को जब बार बार आप 2-3 बार रिवाइज करते हो, रिफाइन करते हो, तो एक समय आप फिर परफेक्शन की तरफ चले जाते हो और कॉन्फिडेंस खुद ही आपका बढ़ जाता है। तो अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में थोड़ी बहुत भी आपको वैल्यू ऐड की है तो प्लीज आप है ना कमेंट सेक्शन में लिखिए आई विल मास्टर फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऐसा लिखने से मुझे आप समझ में आएगा कि आप अपनी स्टडीज को लेके एक्चुअली सीरियस हो और मैं थोड़ा बहुत भी आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। इसी तरीके के वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हो, लेट डू मी नो इन द कमेंट सेक्शन किस टॉपिक पे आपको लगता है कि मैं और वीडियो बनाऊं, तो जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स आएंगे मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।